हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीक्यू स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत का भौगोलिक विभाजन देख रहे थे। तो भारत का भौगोलिक विभाजन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? भारत का भौगोलिक विभाजन, इसमें हमने देख लिया था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हमने पढ़ लिया। इसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। ये पढ़ेंगे हम उत्तर का विशाल मैदान। फिर हमारा जो अगला डिवीजन होगा वो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। फिर हम इसकी बात पढ़ेंगे तटीय मैदान, तटीय मैदान व द्वीप समूह, ये पढ़ेंगे। आज फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। आइए पढ़ते हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर भारत का उत्तर का विशाल मैदान। ये हो गया हमारा उत्तर का विशाल मैदान। फ्रेंड्स, इसका विस्तार की बात करेंगे तो ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है इसको हम देख लेंगे। ये वाला जो एरिया है हमारा, ये विशाल मैदान का एरिया है। ये जो एरिया है इस तरीके से ये मैदान है। ऊपर फ्रेंड्स देखेंगे तो ये हमारे हिमालय का एक क्षेत्र है, ये हमारा हिमालय का क्षेत्र है। और नीचे का अगर एरिया की हम बात करेंगे तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। तो हमारा उत्तर का विशाल मैदान हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में स्थित है। हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में स्थित है। ये हिमालय व प्रायद्वीपीय पठार के मध्य। अब इसका विस्तार देखेंगे किस किस राज्यों में है इनका, तो इसका विस्तार की बात हम कर लेंगे। इसका विशाल मैदान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और असम, इतने राज्यों में इसका विस्तार है। और ये 3200 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। कितना लंबा है? 3200 किलोमीटर लंबाई में इसका विस्तार है। और इसके अगर एरिया की बात करेंगे, क्षेत्रफल, तो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है। अगर हम फ्रेंड्स इसकी बात करेंगे चौड़ाई की, तो ये देखिए हमारा जो पश्चिम में भाग है, पश्चिम का भाग है, ये अधिक चौड़ा है। इसकी चौड़ाई है, यहाँ पे चौड़ाई है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर ये चौड़ा है। इधर पूर्व की बात करेंगे तो ये 90 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पे 300 किलोमीटर, यहाँ पे 90 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर मैदानों की चौड़ाई घटती जाती है। और यही हमारा हिमालय का हाल था। हिमालय जब हम ऊपर से चलते थे पश्चिम से पूर्व की तरफ, हिमालय की चौड़ाई तो घट रही थी लेकिन इसकी हाइट बढ़ती जाती थी, क्योंकि यहाँ पे जो चोटियां थी और यहाँ पे विश्व की सर्वोच्च चोटियां पाई जाती हैं। यही हाल हमारे मैदान का है। और बातें हम देखेंगे। मैदान फ्रेंड्स सर्वाधिक उपजाऊ भूमि यहाँ पे पाई जाती है। उपजाऊ भूमि जब पाई जाएगी यहाँ पे तो क्या होगा? यहाँ पे कृषि अधिक होती है। भारत की सर्वाधिक कृषि इसी क्षेत्र में की जाती है। उपजाऊ भूमि होगी, कृषि होगी, तो यहाँ पे सघन जनसंख्या पाई जाएगी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र भी यही है। सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि मैदान बनता कैसे है। देखते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा हिमालय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये जो हमारे पर्वत हैं, इनसे जो नदियां निकल के आती हैं, इनसे जो नदियां निकल के आती हैं और अपने साथ जो अवसाद लाती हैं वो इस क्षेत्र में छोड़ जाती हैं। तो इनके अवसादों से बन जाता है मैदान। इसी वजह से इसे निक्षेपणात्मक कहा जाता है। डिपोजिशनल प्लेन कहते हैं इसको। मैदान का निर्माण हम समझ गए, इस तरीके से निर्माण हो रहा है हमारे मैदान का। अब हम मैदान को कुछ डिवीजन में विभाजित किया गया है, उसको देख लेते हैं। उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर मैदान का विभाजन, मैदान का
विभाजन। उच्च अवज के आधार पर मैदानों का विभाजन देख लेंगे कितने भागों में किया गया है। तो सबसे पहला इसका विभाजन है भाबर। एक होता भाबर प्रदेश, दूसरा होता तराई प्रदेश, और तीसरा प्रदेश हम देख लेते हैं जलोढ़ प्रदेश। ये हो गया जलोढ़ प्रदेश। अब जलोढ़ को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता हमारा खादर क्षेत्र और दूसरा होता बांगर क्षेत्र। ये हमारा विभाजन हो गया। अब हम इसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भाबर प्रदेश, फिर तराई, फिर खादर, फिर बांगर देखेंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करेंगे भाबर प्रदेश की। इसके बारे में जानने से पहले फ्रेंड्स हम आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। आप ये देखिए इस तरीके से, ये एक पर्वत है, ये पर्वत है। ये हमारा पर्वत है। जब फ्रेंड्स पर्वतों से कोई नदी निकल के आएगी, यहाँ से जब कोई नदी चलेगी इस तरीके से, तो उसकी क्या होगी, स्पीड बहुत अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पे स्लोप अधिक है, ढाल अधिक है, तो नदियों की स्पीड अधिक होती है। जैसे ही नदी को ये यहाँ पे कुछ स्लोप कम होगा, इसका ढाल कम होगा, तो अपने साथ जो अवसाद ला रही है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ला रही है, वो क्या करेगी, यहीं पर छोड़ देगी। कंकड़ पत्थर को अपने साथ जो ला रही थी अवसादों को यहीं पर छोड़ देगी, यहाँ पर छोड़ देगी, और नदी क्या होगी, यहाँ पे अदृश्य हो जाएगी। याद रखना, पूछा जाता है किस क्षेत्र में नदी अदृश्य हो जाती है, क्योंकि नदी इसके ऊपर ना बहकर कहाँ से बहेगी, इसके नीचे नीचे जो जगह होती है, पत्थरों के बीच से बहने लगेगी। पत्थरों के बीच से बहेगी तो नदी दिखाई नहीं देगी, तो यहाँ से नदी बहना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे ये अपने साथ जो अवसाद लाई है उनको छोड़ जाएगी। इस प्रदेश को क्या कहा गया, भाबर प्रदेश कहा गया। भाबर प्रदेश कहा गया। तो ये जो है यहाँ पे सब पथरीली जमीन है, कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं यहाँ पे, ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त भूमि है। यहाँ पे कैसी है भाबर, अनुपयुक्त भूमि है। यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाएंगे वो लंबी जड़ों वाले पाए जाएंगे, क्योंकि लंबी लंबी जड़ें होंगी तभी पानी तक ये पहुंच पाएंगे। लंबी जड़ों वाले वृक्ष यहाँ पे पाए जाएंगे। यहाँ पे मवेशी भी पालन होता है। अब नदी क्या है, नदी यहाँ से आगे, इसके बीच से आगे बढ़ जाएगी। नदी इस तरीके से इसके बीच से आगे बढ़ जाएगी। अब जो एरिया पड़ेगा वो अपने साथ जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर तो छोड़ा ही, लेकिन यहाँ पे जो इसको एरिया मिलेगा वो महीन कंकड़ पत्थर को वहां पे छोड़ देगी। महीन जो बजरी होगी उसको छोड़ देगी यहाँ पे, यानी बालू, महीन अवसादों को यहाँ पे छोड़ देगी, महीन अवसादों को यहाँ पर छोड़ देगी। यहाँ पे नदी क्या हो गई थी, अदृश्य हो गई थी। याद रखना, भाबर में नदी अदृश्य हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है, यानी दिखाई नहीं देगी। अब ये वाला क्षेत्र हमारा कौन सा है, तराई क्षेत्र है। यहाँ पे जो है नदी फिर विजिबल हो जाएगी, दृश्य हो जाएगी, यानी दिखाई देगी, दृश्य नदी। यहाँ पे महीन अवसाद है, तो यहाँ पे नमी अधिक होगी, बालू है ना, नमी अधिक होगी, और ये क्षेत्र कैसा होगा, दलदली क्षेत्र होगा। यहाँ पे दलदल बहुत हो जाता है, दलदली क्षेत्र होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मच्छर बहुत पैदा हो जाते हैं। मच्छर यहाँ पे जब पैदा हो जाएंगे तो क्या होगा, बीमारियां होंगी, मलेरिया जैसी बीमारियां यहाँ पे बहुत देखने को मिलती है। यहाँ पे बीमारियां होंगी। यहाँ पे घने जंगल पाए जाएंगे, घने वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तराई क्षेत्र में घने जंगल वृक्ष देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे कृषि उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, कुछ फसल होती है, जैसे यहाँ पे जूट गन्ना की खेती यहाँ पे की जा सकती है। जूट हो गया और गन्ना हो गया, ये कृषि यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे जैव विविधता बहुत देखने को मिलती है। अजगर है, मगरमच्छ जैसे यहाँ पे जीव पाए जाएंगे। अजगर हो गया, मगरमच्छ हो गया, रेप्टाइल्स जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हमने जो दूसरा विभाजन किया था जलोढ़ प्रदेश में, ये हमारा जलोढ़ था। जलोढ़ को हमने दो भागों में बांटा था, एक था खादर और दूसरा था बांगर। अब इसको समझते हैं फ्रेंड्स। हमारी जो नदी आएगी, नदी यहाँ पे जैसे आ गई, यहाँ पे ये बह रही है, ये नदी बह रही है। नदी में क्या होता है फ्रेंड्स, बाढ़ आती है, और बाढ़ जब आती है तो वो अपने साथ नवीन मिट्टी लेकर जाती है। यानी कि ये बाढ़ का एरिया जो है, यहाँ पे पानी पहुंच गया, हर साल बाढ़ आती है इस एरिया में। जब पानी वापस आएगा तो वो मिट्टी अपने वहीं छोड़ के आएगा, जिससे यहाँ पे क्या होगा, इस मिट्टी का नवीनीकरण होता रहता है। जब मिट्टी का नवीनीकरण होगा तो उसकी उपजाऊ क्षमता, फर्टाइल जो है पावर बढ़ जाएगी इसकी,
तो ये जो भूमि है यहाँ वाली, इसको कहेंगे खादर। क्या कहेंगे? खादर। जो नदी के पास वाला क्षेत्र होता है उसको कहते हैं खादर। ये बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है, जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि ये जलोढ़ का ही पार्ट है खादर। तो इस मिट्टी का हमेशा नवीनीकरण होता रहता है, जिससे जो है इसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ऊपर वाला एरिया, ये यहाँ पे बाढ़ जो है कभी 50 सालों में आ गई, कभी 100 साल में आ गई, तो इसका जो है ये भी जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसका नवीनीकरण नहीं हो रहा, इस एरिया पे बाढ़ नहीं आ पाती, यानी नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है। तो इसको क्या कहा गया? बांगर। बांगर प्रदेश कहा गया है। ये हो गया बांगर। आप इसको समझ सकते हैं, जो नदी के पास वाला क्षेत्र होता है वो खादर। खादर है यानी कि यहाँ पे मिट्टी का नवीनीकरण होता रहेगा, क्योंकि बाढ़ आएगी तो मिट्टी अपने साथ जो अवसाद लाती है वो यहीं पे छोड़ जाएगी। छोड़ जाने के बाद क्या होगा? उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी, यहाँ पे जो है फसल बहुत अच्छी होगी। और ये जो क्षेत्र है ये ऊंचा है, नदी के क्षेत्र से ऊंचा क्षेत्र है, यहाँ पे पानी नहीं पहुंच पाता है, तो यहाँ की मिट्टी का जो है नवीनीकरण नहीं हो पाता, चेंज नहीं हो पाती है मिट्टी। यहाँ पे इसको पुरानी जलोढ़ कहते हैं, याद रखना। खादर जो है ये उपजाऊ भूमि है, खादर को कहेंगे उपजाऊ भूमि। ये सब लिखने वाले पॉइंट हैं, उपजाऊ भूमि। और ये नवीन जलोढ़ है। कैसी है? नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ है। और ये पुरानी जलोढ़ है। बांगर जो है पुरानी जलोढ़ है, ये भी उपजाऊ है लेकिन कम उपजाऊ है, इसकी तुलना में कम उपजाऊ है, कम उपजाऊ है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें कम लिखाया लेकिन फिगर के माध्यम से समझाया अधिक है। आप जो मैंने बोला है वो लिख सकते हैं इसको। भाबर प्रदेश है, यहाँ पे कंकरीला पथरीला एरिया है, यहाँ पे फसल नहीं हो सकती है, ये अनुपजाऊ भूमि है। और जब पत्थर है तो पत्थरों के बीच से नदी अदृश्य हो जाएगी, नदी अदृश्य हो जाएगी तो यहाँ पे पत्थरों के बीच से बहने लगेगी। आगे का जो एरिया है जो अपने साथ महीन अवसाद लेकर आती है, नदी के पास अब जो है अवसाद बचे हैं महीन अवसादों को आगे जो छोड़ देगी, तो ये क्या हो जाएगा? दलदली क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि बालू है, बालू में दलदल होगी, दलदल होगी तो वहां मच्छर होंगे, मच्छर अधिक होंगे, यहाँ पे वन भी पाए जाएंगे, तो और रेप्टाइल्स जीव पाए जाएंगे, अजगर है, मगरमच्छ है, ये पाए जाएंगे, यहाँ पे बीमारियां भी अधिक होंगी। अगला जो होता है हमारा जलोढ़ प्रदेश होता है, जो नदी के पास वाला क्षेत्र होता है, जिसमें हर साल बाढ़ आती है और नदी अपने अवसादों को छोड़ के चली जाती है। तो ये क्या होता है? मृदा का नवीनीकरण हो जाता है, चेंज हो जाती है मिट्टी, जिससे इसकी फर्टिलिटी रेट बढ़ जाती है, अधिक उपजाऊ ये भूमि होती है। और जो नदियों से दूर का क्षेत्र होता है, थोड़ा ऊंचा होता है खादर की तुलना में, वहां पे कभी भी बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, इसी वजह से इसकी जो है उपजाऊ क्षमता कम होती है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज हमने उत्तर का विशाल मैदान कवर कर लिया है। आप फ्रेंड्स कमेंट करके बताएं हमारी क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।